जेबीकेएसएस लोकसभा चुनाव के बाद अब आगामी विधानसभा चुनाव में पुरजोर तैयारी कर रही है। जेबीकेएसएस जेएलकेएम के केंद्रीय महासम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में जयराम महतो ने यह घोषणा कर दी है कि विधानसभा चुनाव में जेबीकेएसएस की तैयारी 50 से अधिक सीटों पर है। उनकी खुद की तैयारी 2 सीटों पर है, जिसमें गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत एक विधानसभा सीट और धनबाद या हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत किसी एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के मुद्दे गिनाते हुए कहा कि 24 सालों में झारखंड में एक मजबूत डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण नियोजन नीति में हस्तक्षेप नहीं हो पाता है, जिसके कारण जब भी वैकेंसी आती है सीटें गैर झारखंडियों में बढ़ जाती है, जो कि दुर्भाग्य है। राज्य में एक मजबूत डोमिसाइल पॉलिसी बने, ये भी एक मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य भी मुद्दे रहेंगे। रांची रिम्स का हवाला देते हुए कहा कि हमारी सरकार आई तो स्वास्थ्य नीति बनाएंगे। वहीं पत्रकारों के अन्य सवालों के जवाब भी उन्होंने बेबाकी से दिए। कार्यकारिणी समिति तमाम विंग और धनबाद और बोकारो जिला कार्यकारिणी समिति की थी, हो ही रही है। और आज की बैठक को इसलिए बुलाया गया है ताकि हम लोग विधानसभा के चुनाव में हम लोग की तैयारियां क्या होंगी, कैसे हम लोग विधानसभा के चुनाव को फतह करेंगे और इस राज्यवासियों के जो मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए जाके नीति नियम बनाने में हस्तक्षेप कैसे करेंगे, इन सब गंभीर विषयों पर चर्चा परिचर्चा की जा रही है। चर्चा परिचर्चा भी जारी भी है। कितने सीटों पर तैयारी है? देखिए, 50 से अधिक सीटों पे हमारी तैयारी है, क्योंकि लोकसभा में हम लोग 8 सीटों पे लड़े थे जिनमें 46 सीटें आती है, तो उनमें तो तैयारी है ही है। हर एक क्षेत्रों में हमारे कैडर हैं, कम हैं कहीं अधिक हैं, और विधानसभा चुनाव के नज़दीक जाते जाते उनकी संख्या में इजाफा होगा, दुगनी होगी तिगुनी होगी, तो उन सीटों पे लड़ेंगे। उसके अलावा 2-4 विधानसभा लोकसभा छूटे थे और उन सीटों पे भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव आपने लड़ा, आखिर कहाँ चूक रही? जी कुछ चूक रही, देखिए समीक्षा हुई है? हाँ, उनकी भी समीक्षा हो रही है। लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें हमारी चूक रही कि हमारे पास जो कैडर नहीं थे। चुनाव हम लोगों ने केवल एक इमोशन से चुनाव लड़ा। हमारे पास बूथ में बैठने के लिए बूथ मैनेजमेंट नहीं था। अगर बूथ मैनेजमेंट होते हैं, अगर एक बूथ में मान के चलिए 20 वोट ही एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, तो हमारे पास मान के चलिए 2000 बूथ हैं, तो 2000 को आप 20 से गुना करके देख लीजिए। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि बूथ मैनेजमेंट में हमारी कमी रही, हमारी कमी जो हमारे कैडर्स रहे उनमें कमी रही। हम कैडर्स भी अगर रखते तो कम से कम कैडर वोट भी हमें आता। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेटजी प्लान तैयार होती है, वो प्लान कभी नहीं रहा। हम लोग हमेशा सभाओं में रहे, हमेशा रोड में शो में रहे, क्योंकि समय ही नहीं था। क्योंकि बाकी जो दल थे उनके पास बाकी स्टेट से भी लीडर आते थे। इंडिया गठबंधन के पास नहीं करने से भी 1000 स्टार प्रचारक हैं, एनडीए गठबंधन के पास भी 1000 स्टार प्रचारक थे। लेकिन जयराम महतो की टीम में सारा चीज़ हम लोग के सेंट्रल के जो 2-3 चेहरे थे उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने साधन संसाधन की कमी, समय का अभाव रहा। अगर समय और 10 दिन मिलता तो गिरिडीह लोकसभा हम चुनाव जीत जाते, ये मेरा विश्वास है। जो लोकसभा के चुनाव लड़े हैं वो क्या विधानसभा उतरेंगे? देखिए, अनुमानित प्रत्याशी तय हैं और बहुत जल्द उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। धनबाद चूंकि भाजपा का गढ़ रहा है, ऐसे में आपकी जो कहाँ देख रहे हो? देखिए, धनबाद में नो डाउट शहर होने के कारण हम लोग थोड़ा सा है पिछड़े। सत्य को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है, हालांकि हम लोग सरल स्वभाव के हैं। लोग कभी कुछ बातों पे स्किप कर जाते हैं, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे, सत्य है। लेकिन हम लोग धनबाद में कुछ ऐसे नेतृत्व को चुन के लाएंगे जो सबको चौंकाएंगे भी और हमारे संगठन को मजबूत भी बनाएंगे। कहाँ करता है वो नाम अगर आप बता पाए? देखिए, ये तो तय है कि हम लोग आज उत्तरी छोटानागपुर की 25 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जो 7 जिला उत्तरी छोटानागपुर पे आते हैं, उन तमाम जो 25 सीटें आती हैं, उन 25 सीटों पे हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन सीटों पे कहीं किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। और बाकी गठबंधन भी आप लोग करेंगे क्या? नहीं, गठबंधन नहीं करेंगे हम लोग अपने दल के। और धनबाद लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा में से किसी एक सीट पे चुनाव लड़ूंगा। तो यही फिलहाल मंथन चल रहा है और संगठन का भी यही निर्णय है। जातीय समीकरण भी रहेगा क्या टिकट बंटवारे में? नहीं, जातीय समीकरण नहीं। जो पहले से आंदोलन में जुड़े हैं, जो हमेशा अगुवाई किए हैं, हालांकि सामाजिक समरसता की बात हर कोई करता है, हर कोई करना भी चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जो आंदोलन से जुड़े लड़के हैं वो प्रथम रहेंगे। उसके बाद बाकी जो समीकरण आप कह रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। मुद्दा लेके जा रहे हैं? जी, हमारा सबसे पहला मुद्दा यही है कि आज भी 24 वर्ष हो गए झारखंड को, अगर आज भी इस राज्य की एक स्थानीय डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है, एक मजबूत डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण जब भी यहाँ की कोई वैकेंसी आती है तो उस डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण उसका नियोजन नीति में हस्तक्षेप नहीं हो पाता है और हमारी सीटों को गैर झारखंडियों में बांट दिया जाता है, जो कि दुर्भाग्य है।
तो इसीलिए मेरा मानना है कि एक मजबूत स्थानीय नीति बने, फिर उस स्थानीय नीति के आधार पर एक नियोजन नीति बने। चूँकि हमारा क्षेत्र नौकरियों के बाद, सरकारी नौकरियों के बाद अगर हम कहीं रोजगार सृजन करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं और माइंस के एरियाज़ में करते हैं। तो वहाँ जो हमारा कंपनी का जो एक्ट होगा उनमें हम लोग राज्य सरकार का जो आवेदन माने संदेश होगा वो केंद्र को भेजा जाएगा कि कंपनी एक्ट में ऐसा संशोधन हो ताकि वहाँ के रैयत, वहाँ के विस्थापित और उस आसपास के क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को मैक्सिमम लाभ हो। हम लोग कृषि प्रधान क्षेत्र में आते हैं तो राज्य की एक बेहतर कृषि नीति बनाई जाएगी। यहाँ की जो शिक्षा और स्वास्थ्य हैं उनको सुदृढ़ किया जाएगा, उनको मजबूत किया जाएगा। आज अगर हम शिक्षा की बात करें तो अगर गाँव में आप चले जाएँ तो 9वीं 10वीं में जो बच्चे आ गए हैं वो भी आज अंग्रेजी की बात करें या हिंदी की बात करें, मतलब बहुत लोग ऐसे भी हैं जो शायद शुद्ध रूप से लिख नहीं पाते हैं। तो शैक्षणिक व्यवस्था भी हमारी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाकी प्रदेशों की तुलना में हम पीछे हैं। तो उसके लिए हमें लगता है जो उपाय करने होंगे, जिन उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा, उपयोग करना होगा, उनके माध्यम से हम लोग जाएंगे। अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आज हाईकोर्ट बाकायदा कह रही है, रिम्स को फटकार लगा रही है। आपके यहाँ तो एनएमसीएच की क्या कहानी है, पत्रकार बंधु आपसे छुपा नहीं है, लेकिन रिम्स की कहानी क्या है वो हाईकोर्ट बता रही है, उनको फटकार लगा रही है कि अगर आपसे नहीं संभलता है तो रिम्स को बंद कर दें। तो ऐसे में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा है। अतः हम लोग राज्य की एक बेहतर स्वास्थ्य नीति बनाएंगे जिसमें किस प्रकार से डॉक्टरों की व्यवस्था होगी, किस प्रकार से बाकी जो उपकरणों की व्यवस्था होगी, उस पर हम लोग विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे। फंडिंग की कुछ कमी वगैरह तो महसूस होती है लोकसभा चुनाव? देखिए, अगर हम लोग चुनाव अगर थोड़ा सा भी मतलब बाकी लोग नेता जो जिस प्रकार से जीतना चाहते हैं, अगर जीतना चाहते हैं हम लोग जीत जाते हैं। 1 लाख वोट को आप 1 लाख मत देखिए, आप देखिए 50,000। अगला अगर 50,000 लाना था, आप 50,000 आपके तरफ आ रहा है। तो अगर हम लोग वहाँ अगर जनता को बूथ के माध्यम से अगर हम लोग 10-15 लाख भी खर्च करते हैं तो चुनाव हमारे पास होता। लेकिन हम लोगों ने उन सब चीज़ों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन फिर भी फंडिंग की कमी, इस बात को स्वीकार करना होगा। और हम लोग वही जनता का चुनाव जनता के पैसे से, जनता के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। एक ऐसी भी धारणा चले कि सुधीर महतो को कमजोर करने के जयराम महतो नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा नहीं है, कौन हमें प्रमोट करेगा? यही रणधीर वर्मा का चौक था, यही राजपाल मंडल जी हमारा इंटरव्यू लेने वाले थे। तो ऐसा थोड़ी था, कोई जानता था कि एक लड़का क्रांति के रूप में आएगा। और हमने तो मुद्दों की बात की, हमने विस्थापन की बात की। आज कौन शख्स है झारखंड में जो इन मुद्दों पर मतलब झारखंडियत भावना के साथ और ठेठ भाषा में समझाता है? कौन है जो माने तमाम जो माफिया हैं उनको आंख दिखाता है? कल क्या वल्लोदना की घटना आपको भी मालूम है। बताइए, कोई काम मांगने गया, आप गाड़ी चढ़ा देते हैं। ये कैसा संवैधानिक देश है, ये कैसा लोकतांत्रिक देश है? तो हमें तो हमारी निर्भीक अंदाज ने नेता बनाया, हमें तो हमारे निडर स्वभाव ने नेता बनाया है। हम किसी को ना अच्छा करने आए, माने अच्छा अगर करने आए हैं तो हम जनता को करने आए, हम किसी को खराब करने नहीं आए किसी नेता को। उनके कर्तव्य, उनका व्यवहार, उनका विचार, उनका आचरण, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और इन सब जब चीज़ों में जब ढल रहे हैं तो थोड़ा सा बाकायदा, मैं भी जब मंच में था तो मैं मेरे बगल में फरजान जी थे और उषा दी थे। मैंने उनको कानों में कहा कि थोड़ा अनकम्फर्ट फील हो रहा है, मैं ये इस प्रकार का मंच, इस प्रकार की कुर्सियाँ, इस पर थोड़ा मैं अनकम्फर्ट फील कर रहा हूँ। लेकिन जब आप पार्टी के लिए बढ़ते हैं, जब आप देश में आपकी पार्टी का नाम होता है, और देश में नहीं, मैं कहता हूँ इतिहास की चर्चा कीजिए कि कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ी है तो कम से कम सिंबल से लड़ी है। हमारे सारे प्रत्याशी इंडिपेंडेंट, पूरे देश में कभी 8 प्रत्याशी ऐसे नहीं चुनाव लड़े हैं। तो ये तो देश में हम लोगों ने पहचान बनाई है। तो कुछ चीज़ों को थोड़ा आपको प्रोटोकॉल में ढलना पड़ता है। हालांकि हम लोग जल्द चाहेंगे कि इसका वैकल्पिक रास्ता निकले और टाउन हॉल को हम लोग पारसनाथ झुमरा में शिफ्ट करें। इस वातावरण को, इस माहौल को बस पत्रकार बंधुओं की सुविधा के लिए हम लोग यहाँ तक आए थे कि पत्रकार बंधु गांधी सेवा सदन के सामने ठीक पाए जाते हैं, वहाँ उनका आशियाना है। तो हम लोग चाहते थे कि पत्रकार बंधुओं को इस बार सुविधा हो, इसलिए हम लोग ने टाउन हॉल को चयन किया था, नहीं तो पारसनाथ का ही चयन करते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मोतीलाल जी को आप जानते हैं, रिजवान जी को आप जानते हैं, फरजान जी को जानते हैं, संजय जी को जानते हैं, मनोज जी को जानते हैं, ऐसे तमाम लोग जानते हैं। आप महिलाओं में पूजा जी को जानते हैं, उषा जी को जानते हैं, दमयंती जी को जानते हैं। ऐसे तमाम चेहरे हैं जो सामने हैं, जिनको सबको जानते हैं। 3 चेहरों को विधानसभा में टिकट मिलेगा क्या? जी वाह, इनमें से बहुत सारों को चुनाव में एकदम देखिए, सबसे पहला बात कौन किस नज़र से देख रहा है वो हम नहीं कहते हैं। हम लोग अपने आप को इस राज्य के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। भाजपा हमें विकल्प के रूप में देख रही है, कांग्रेस हमें विकल्प के रूप में देख रही है। वो हमारे लिए मसला नहीं है। हमारे लिए ये मसला है कि हम लोग खुद को, अपने आप को, अपने पार्टी को इस राज्य के आने वाले वर्षों में नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और ये सत्य है, जिसका उदय होता है उसका अंत होता है। तो जो पार्टियां 30 साल पुरानी हैं, 40 साल पुरानी हैं, उनका एक दौर जाएगा जो डाउन की ओर जाएंगे। तो उस समय हम लोग इमर्ज होकर सामने आएंगे। तो इसलिए हम लोग अपना इस राज्य का एक नए विकल्प के रूप में